Good morning, kids. Hope that you might have understood the whole syllabus of class 12th and will be ready to go for the test. Now, the question is the exercises which I'm revising are to be done thoroughly for the final exams. And further, if you face any problem, you can ask me. Thank you. Now, I'm continuing the next lesson. गुड मॉर्निंग सर। Very good morning. How are you? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं ठीक चल रहा हूँ। आपका अभी कौन सा पार्ट में जाना है या वही करना था प्रोबेबिलिटी या रिवीजन किसी और चैप्टर का देखा जाए? नहीं सर, अभी एक्सरसाइज तो रहती है। एक्सरसाइज पूरी पड़ी हुई है, वो मैं देख लेता हूँ क्योंकि मैंने नहीं, वो एग्जाम वाली मतलब आगे करना है ना। लास्ट टाइम दो हमने लास्ट बेस टाइम का करा। सारे सारे एग्जाम ना आगे शायद सिलेबस से कटा हुआ है आपका, ये पता कर लीजिए। पता हुआ है। हम्म क्योंकि जो 12th का बच्चा एक करके खत्म किया था, वो मुझे बोला रैंडम वेरिएबल्स वगैरह नहीं करना। आप चेक कर सकते हो, सिलेबस अगर दिया हो तो आप चेक कर सकते हो। मैं एक बार एक सेकंड से चेक कर। जरूर चेक करिए। हम बच्चा है अगर तो उस लड़के को भी हम वो करवा रहे थे लेकिन उसने कहा नहीं सर ये नहीं करना। एक सेकंड से बेस के यहाँ पे बाद देखिए। एक सेकंड सॉरी, चेक कर लो, आराम से चेक कर लो। बेस तो है। बेस के बाद देखिएगा रैंडम वेरिएबल वगैरह नहीं है। और नहीं सर, है रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी। है ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी कर इंडिपेंडेंट इवेंट। हम्म उसके बाद टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल बेस प्रोबेबिलिटी थ्योरम, बेज ही है, बेज वाला हुआ। और बेज के बाद रैंडम रैंडम भी वेरिएबल। है। हाँ जी, एंड हाँ इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फिर तो चलना है, फिर करेंगे। अच्छा, बेज का अच्छा, एक्सरसाइज ये तो टेबल तो पेपर में भी आया था, मुझे याद है। कोई बात वो तो नहीं, अगर पूछा है था। लड़के ने पता नहीं करवाया क्यों नहीं, वो कह दिया नहीं ये नहीं है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन काट दिया, जो अच्छा बाइनो लास्ट है। क्योंकि मतलब बाइनोमियल जो, थ्योरम नहीं पढ़ाया। हाँ तो मतलब वो जो फिर 13.5 है वो हम्म काट दिया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो आपने बेज के एक्सरसाइज की क्या हालत की कर ली है पूरी? सब सवाल यस सर। करना, उसका एक भी नहीं छोड़ना था। यस चलते सर। हैं हम अगले टॉपिक पर जो आप कह रहे हैं, बेज के बाद वाले पर, रैंडम वाले रैंडम। पर। रैंडम के बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को छोड़ देना है, पर रैंडम वाला कर लेना है। सी, ये भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, चीज तो आसान ही है। अभी देखते हैं। एक मिनट, जरा स्क्रीन शेयर कर लूं। कुछ चीजें समझा रहा है यहाँ पर कि रैंडम एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब होता है। कहता है अगर आप दो डाई एक साथ फेंक देते हैं तो हम इंटरेस्टेड होते हैं सम ऑफ द नंबर्स ऑन द टू डाइज। इन टॉसिंग अ क्वाइन हम इंटरेस्टेड हो सकते हैं, वी मे वांट द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड। यहाँ पर नंबरिंग की जा रही है। इसी तरह कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टेकिंग आउट फोर आर्टिकल्स एट रैंडम, इसीलिए रैंडम वर्ड आ गया है, फ्रॉम ए लॉट ऑफ 20 आर्टिकल्स, उसमें से 6 हो सकता है डिफेक्टिव हो, बाकी 14 अच्छे हों, वहां भी रैंडम की जरूरत पड़ती है। वहां हम एक नंबर x डालते हैं वेरिएबल, और वो x की वैल्यू 1 होगा तो क्या होगा, x की वैल्यू 2 होगा तो क्या होगा, ऐसे ऐसे करके उनके डोमेन्स निकालते हैं। अब डेफिनेशन देखिए क्या कहता है।
रैंडम वेरिएबल के बारे में कह रहा है, रैंडम वेरिएबल, थोड़ा सा समझ लें बात को, इज अ रियल वैल्यू फंक्शन। बाकी हम एग्जांपल करेंगे तो अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। हुज डोमेन इज, अब डोमेन वोमेन तो पता होगा आपको, डोमेन एंड रेंज क्या है। हुज हम्म डोमेन इज द सैंपल, जो आप बनाते हैं, सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट वही हुआ जैसे कि बॉल डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव खींचने की बात कर रहा था, हेड टेल की बात कर रहा था। एक एक्सपेरिमेंट कंसीडर करता हूं, दो क्वाइन लीजिए, टॉसिंग अ क्वाइन 2 टाइम्स। एक एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं, एग्जाम्पल ले रहा हूं, टॉसिंग अ क्वाइन ट्वाइस। ठीक है, इसका अगर आप वो बनाते हैं सैंपल स्पेस तो क्या सब बनेगा? हेड हेड बन सकता है, हेड टेल बन सकता है, टेल हेड बन सकता है, टेल टेल बन सकता है, यही बना। ये पूरा का पूरा आ हम्म गया सैंपल स्पेस। अब आप एक रैंडमली एक नंबर मानिए कि लेट x denotes the number of heads obtained in this sample space. Let x denotes the number of heads, अब ये टेल भी हो सकता है कभी, अभी हेड्स लेकर चल रहा हूं, heads in the above sample space। तो आपके पास डोमेन के रूप में पूरा ही ये पड़ा हुआ है, और x की आप यहां वैल्यू देंगे। तो यहां देखिए, अगर x यहां पर दो हेड की बात करता है, वो क्या आएगा? 2 आएगा। x यहां पर एच टी आता है, 1 आएगा। एक्स टी एच आता है, यहाँ हेड का नंबर 1 है तो 1 आएगा। और जैसे एक्स टी टी करता हूं, यहाँ पर हेड का नंबर है ही नहीं, इसीलिए ये 0 आ जाएगा। गेम को समझ पा रहे हैं? दो हाँ हेड्स जी। 2 आया, रैंडमली नंबर एक्स ने 1 लिया, 2 लिया। यहाँ पर हेड की नंबर 1 है तो 1 लिया, यहाँ हेड का नंबर है 1 लिया, यहाँ हेड है ही नहीं तो 0 लिया। क्लियर है? हम्म ये वैल्यू कहां से कहां तक गया? 0 से लेके 2 तक गया। जितने टॉसेज आपने किए हैं उतनी वैल्यू हो सकती है x की। अब यहीं अगर मैं y कर दूं, y डिनोट्स द नंबर ऑफ टेल्स, नंबर ऑफ टेल्स obtained, तो बताइए क्या आएगा फिर? y एक नंबर देता हूं, यहां टेल टेल, ये देखिए 2 आ जाएगा। y में टेल हेड करूं, 1 आया टेल, क्योंकि अब टेल से कंसर्न है। हेड टेल आया, एक ही टेल आ रहा है। और y हेड हेड करूं तो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, यहां कोई टेल है ही नहीं। देख रहे हैं आप? ये वाली हाँ चीज जी। टेल से कंसर्न है, तो 2 टेल है तो 2 डाल दिया, एक टेल है तो 1 डाल दिया, एक टेल है यहाँ 1 डाल दिया। ये नंबर फिर से 0 से लेकर 2 तक ही जाता है। So thus x and y are two different random variables। इसमें x और y जो हम सेलेक्ट किए हैं वो डिफरेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं, जो सेम सैंपल स्पेस के ऊपर, इसी सैंपल स्पेस के ऊपर डिफाइन किए गए हैं। कोई दिक्कत समझने में? हाँ सर। अब चलते हैं एक सवाल के ऊपर, एग्जाम्पल 22 को समझें, रैंडम वेरिएबल के ऊपर। पर्सन क्या करता है कि एक गेम खेलता है और टॉस करता है अ क्वाइन 3 टाइम्स। अब हम सैंपल स्पेस पहले बना लें। टॉसिंग अ क्वाइन 3 टाइम्स का सैंपल स्पेस बना रहा हूं। क्वाइन
3 टाइम्स। बताइए क्या सब बनेगा, आपको पता ही है, एच 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 बनेगा, 2 to the power 3 मतलब टोटल एलिमेंट्स 8 होंगे, एच एच टी होगा, एच टी एच होगा, और क्या होगा, एच टी टी होगा, यहाँ टी 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 होगा, टी टी एच होगा, टी एच टी होगा, और टी एच एच होगा, और ये हमारा 8 के 8 एलिमेंट्स बन गए। सैंपल स्पेस मेरे पास आ गया। अब वो जो गेम खेल रहा है, फॉर ईच हेड ही इज गिवन ₹2। जितनी बार उसको हेड आता है उसे ₹2 मिलते हैं ऑर्गेनाइजर के द्वारा, एंड फॉर ईच टेल ही इज गिवन ₹150 टू द ऑर्गेनाइजर, बाय द ऑर्गेनाइजर। और एक्स डिनोट किया हुआ है, एक्स डिनोट्स द अमाउंट गेन्ड और लॉस्ट बाय द पर्सन, एक्स डिनोट्स द अमाउंट लॉस्ट और gained by the person in this random variable and exhibit it as a function of the sample space of the experiment। और x को इन्होंने exhibit किया। तो मैंने जो लिखना था वो तो मैं सैंपल स्पेस पहले ही लिख चुका हूं। अब आप जरा बारीकी से देखें कि पहली बार में उसने कितना पैसा पाया होगा। हर हेड आने पे उसे कितना रुपया दिया जा रहा है बच्चे, ₹2 दिया जा रहा है। कितने हेड आ गए हैं, 3 हेड आ गए तीन। हैं, तो उसे ₹6 मिल गया। हम्म। जब एक्स एच एच टी है, अब इसमें देखिए और इसमें देखिए, सब में सेम गेम होगा, इज इक्वल टू एक्स एच टी एच, जब तक 2 हेड है सेम चीज आएगा, इज इक्वल टू एक्स टी एच एच, ऐसे कई सारे हैं। इसमें देखिए क्या आएगा, अब आपको इसमें देखिएगा कि 2 हेड पे उसको कितना रुपया मिल गया है, ₹4 मिल गया, और एक टेल है तो उसमें से 150 घट गया, क्योंकि वो लॉस घटाता है। ऐसा ही सब में नहीं होगा, हाँ जी। 4 माइनस 1.5 कितना बना, 2.5, हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। तो इसका मतलब इन सबों का 2.5 2.5 2.5 रिवार्ड होगा, 2.50 रिवार्ड मिलेगा। और अगर उसको एच टी टी हो जाए, जैसे इसमें से देखिए एक्स एच टी टी, और क्या क्या है, 2 बार टेल वाला देख लीजिए, एक ये है, 2 बार टेल वाला एक ये भी है, 2 बार टेल वाला ये भी है, सबको बराबर ही लिखूंगा, टी टी एच इक्वल टू एक्स टी एच टी। और इन सब केस में उसको ₹2 तो मिलता है, लेकिन ₹3 घट जाता है। वाई ₹3 घट जाता है, 2 बार टेल आ गया है, तो हासिल किया ₹2, ₹3 उसका जेब खाली कर गया, तो ये बन गया -1 रुपीज। इन तीनों में -1 आ गया। ये समझ रहे हैं कुछ। हाँ जी। और x तीनों टेल अगर आ गया, जैसे तीनों हेड आ गया था तो ₹6 हासिल किया, तीनों टेल आ गया तो उसके ऊपर कर्जे बढ़ जाएंगे, 1.5 इंटू 3, ₹4.5 का घाटा लग जाएगा। सही है। अब अगर इसको हम लोग x को एक सेट की तरह लिखें तो हम कैसे लिख पाएंगे, x जो है ये एक फंक्शन की तरह लिखें, तो ये हमारा एक सेट बनेगा ऐसे करके, पहली बार -1 रुपया, फिर ₹2.50, फिर मैंने देखा -4.50 और फिर ₹6 भी। ऐसे करके आप जो जो उसकी अचीवमेंट है उसको आप माइनस साइन डिनोट करते हैं लॉस को, और प्लस जहां जहां आ रहा है वो गेन किया। फॉर ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस x जो है टेक ए यूनिक वैल्यू, हेंस x इज ए फंक्शन ऑन द सैंपल स्पेस हुज रेंज, ये होगा, इस रेंज में ही जाएगा, ये जितना भी ये बनेगा उसका यही रेंज रहेगा। कभी उसको ₹1 का घाटा आ जाएगा, कभी उसको ₹4.5 का घाटा आ सकता है, सारे हेड आ गए तो ₹6 का प्रॉफिट आ सकता है,
और 2 हेड आया तो 2.5 रुपया मिल सकता है। ठीक है बच्चे। ठीक है तो सर। खेल तो आसान ही है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बस आपको x से डिनोट करना है उसको, और उसके बाद x की वैल्यू असाइन करनी है, और उसमें जो कुछ मिल रहा है वो आपको लिखते जाना है। ये सब जो गैम्बलिंग का गेम मैं कहता था प्रोबेबिलिटी, वो यहाँ भी दिख रहा है कि आप कॉइन उछालो, घाटा लगा या प्रॉफिट हुआ उसका हिसाब लगाओ। अब एक बैग है जिसमें 2 व्हाइट बॉल है, 2 व्हाइट बॉल है और एक रेड बॉल है। 1 बॉल आप इसमें से खींचते हैं रैंडमली एंड देन पुट बैक इन द बॉक्स, फिर बॉक्स में वापस डाल देते हैं, तो विथ रिप्लेसमेंट है। आफ्टर नोटिंग इट्स कलर, इसका कलर देख लेते हैं, और ये प्रोसेस आप रिपीट करते हैं। इन्होंने कहा है x अगर डिनोट करता हो, डिनोट्स द नंबर ऑफ रेड बॉल्स रिकॉर्डेड, जब आप बाहर निकाल कर उसका कलर नोट करते हैं और फिर बाद में पुट कर देते हैं, तो इन टू ड्रॉज डिस्क्राइब एक्स, तो एक्स को डिस्क्राइब करने के लिए कह रहा है। तो पहले हम लोग सैंपल स्पेस बना लें। सैंपल स्पेस बनाते समय आपके पास 2 व्हाइट है, तो कैसे लिखिएगा? 2 व्हाइट है, तो जब आप दो ड्रॉ कर रहे हैं, टू टू बॉल्स आर ड्रॉन टुगेदर विथ रिप्लेसमेंट, 2 बॉल्स आर ड्रॉन, पूरा। तो आपको हाथ में W1 आ सकता है, दोनों व्हाइट आ गया हो सकता है W1 W2 आ गया हो, क्योंकि यहाँ 2 बॉल है, क्योंकि रिप्लेस कर रहे हैं आप, इसीलिए वो बॉल फिर से बैग में जा रहा है। ठीक है। हो सकता है W2 वाला W2 हाथ में आ जाए, W2 वाला W1 वाले के साथ हाथ में आ जाए। ये तो एक बना व्हाइट का। अब रेड का देखिए, रेड के साथ व्हाइट का कॉम्बिनेशन बना रहा हूं। हो सकता है W1 एक व्हाइट आया हो और रेड आ गया हो, रेड तो रेड ही है, एक ही रेड है, इसलिए R1 R2 करने का कोई मतलब नहीं है। और हो सकता है कि W2 के साथ रेड आ गया हो, और हो सकता है कि दोनों लाल ही आ गया हो, ऐसा हो सकता है। ये बना सैंपल स्पेस। आप एलिमेंट्स देख लीजिए कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 इसमें कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। 3 4 5 6 7, एक और कॉम्बिनेशन कोई छूटा है क्या? W2 देखिए वन W1R तो हमने लिख दिया, W2R भी लिख दिया, आर R2। डब्ल्यू वन आर डब्ल्यू वन नहीं लिखे, RW2 भी नहीं लिखे। हो हाँ सकता भाई। है RW2 भी नहीं लिखे, क्योंकि उल्टा भी तो हो सकता है, इसलिए इसको भी साथ ले लीजिए। तो ये सब अगर हो गया, तो अब सैंपल स्पेस में सारे एलिमेंट्स हमारे पास नजर आ रहे हैं, ये हमने लिख दिए। अब हमने x जो है एक ओमेगा जो है, जो आप निकाल रहे हैं, इसी सबसेट का एलिमेंट्स होगा। और ये इस बार x जो है उसको 1 2 3 नहीं लिख के ओमेगा लिख रहा है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स। कुछ भी कर सकते हैं, x को w करें, ओमेगा करें, आप उससे डिनोट कर दीजिए। जरा बताएं कि ओमेगा, अगर मैं W1 करता हूं, क्या ये बात W1 W2 करता हूं, W2 करता हूं, जब तक W कर रहा हूं, इसमें कोई रेड है? इसमें कोई रेड नहीं है। क्या? लेकिन आपका सब्जेक्टिव क्या है? रेड बॉल ड्रॉ करना। तो इन सबों में आप क्या लिखते जाएंगे? जीरो लिखते जाएंगे। x W1 W2 में भी जीरो, फिर x W1 W2 में भी कहीं कुछ नहीं है, वो लाल वाला, W2 में भी कहीं लाल वाला नहीं दिखता, इक्वल टू, यहाँ भी W2 W1 में भी, यहाँ पर भी लाल वाला नहीं दिखता, कोई लाल नहीं दिखा, सबके सब वाइट 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 वाइट, सो लाल का नंबर जीरो आ गया। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव तो लाल बॉल का है। अब जरा इनमें चलिए, वहां वन दिखेगा आपको। किस किस में वन दिखेगा? जब आप W1R में जाएंगे तब भी एक लाल दिख रहा है। कौन कौन में दिखेगा? इन सबों में, दो
3 4 लिख दूं सारा एक साथ। हम्म। x आप अपने आप भी लिख सकते हैं, W2 के साथ R है इज इक्वल टू x, R के साथ W1 है इज इक्वल टू x R के साथ W2 है। इन सबों में आपको एक लाल दिख रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 आएगी। और अगर मैं एक्स आर आर करूं तो यहां तो दोनों ही लाल लाल आ रहे हैं, यहां तो 2 आ जाएगा। हाँ तो जी। आपको रैंडम वेरिएबल एक्स की क्या क्या वैल्यू दिखी? 0 दिखा, 1 दिखा और 2 दिखा। इसके अलावा तो कुछ नहीं दिखा। सो द रैंडम वेरिएबल एक्स की जो वैल्यू है कैन बी, एक्स कैन बी आइदर 0 1 और 2, कोई भी वैल्यू ले सकता है। कोई दिक्कत समझने में? हाँ। ये दो सवाल इन्होंने इस टाइप के दिए हैं, ऐसे ही सम छोटे मोटे आएंगे। तो अब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। यहाँ पर एक सवाल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल कैसे निकालते हैं, जो आपका टॉपिक है। अभी तक प्रोबेबिलिटी की बात ज्यादा नहीं चल रही थी, खाली हम सैंपल स्पेस ही डिस्कस कर रहे थे और कैसे एक्स की वैल्यू आती है 1 2 3 वो बता रहे थे। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, यहाँ पर एक टेबल जरूर बनता है जो आप बात कर रहे थे, रैंडम वेरिएबल। अब यहाँ पर कहता है कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है। लुक एट द एक्सपेरिमेंट ऑफ सिलेक्टिंग वन फैमिली आउट ऑफ 10 फैमिलीज। तो आपके पास डोमेन के रूप में कुछ फैमिलीज हैं, यहां से लेकर 10 फैमिली है। इनमें से आप एक फैमिली सेलेक्ट करते हैं, सच मैनर में सेलेक्ट करते हैं दैट ईच फैमिली इज इक्वली लाइकली टू बी सेलेक्टेड। लेट द फैमिलीज F1 F2 F3 हैव, F1 में 3 मेंबर्स हैं, F2 में 4 मेंबर्स हैं, फैमिली F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 ऐसे फैमिलीज हैं। इनमें ये नंबर मेंबर्स दे रहा है कि इसमें 3 मेंबर हैं, इसमें 4 मेंबर हैं, 3 2 5, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 5 मेंबर हैं, 4 3 6 4 5, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 6, इसमें 4, इसमें 5 मेंबर्स हैं। मतलब हर फैमिली में जो मेंबर्स हैं वो मुझे दे रखा है। कहता है लेट अस सेलेक्ट ए फैमिली एंड नोट डाउन द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली, डिनोटिंग उसको फंक्शन से लिखिए। तो आप देखें, अब एक्स F1 मान लीजिए हमने वो फैमिली सेलेक्ट किया जिसमें 3 मेंबर्स हैं। तो 3 मेंबर वाले कौन कौन से फैमिली आ रहे हैं? एक्स F1 3 3 आ रहा है, एक्स 4 F2 की तरह देखें तो 4 आ बाई रहा है, एक्स F3 की तरह देखें तो ये 3 ही आ रहा है। ऐसे ही अगर आगे चलते रहें कितना तो आएगा? बहुत कुछ आएगा। एक्स F10 तक चलेंगे तो वो आप लिख सकते हैं, बीच में मैंने बीच में छोड़ दिया आपके लिए। F10 तक चलेंगे तो वहां पर 5 मेंबर्स आएंगे, ये हमने लिख दिया। नाउ दस एक्स कैन टेक एनी वैल्यू, जो कहां से शुरू हुआ है एक्स की वैल्यू, 2 मिनिमम है और जा कहां तक रहा है, 5 तक जा रहा है। एक्स की वैल्यू 2 से शुरू हो रही है और 5 तक, 6 तक भी जा रही है क्या, 6 तक जा रही है ना, इससे ज्यादा तो नहीं है। ये डिपेंड करता नहीं। है कि आप रैंडमली कौन सी फैमिली सेलेक्ट करते हैं। एक्स अगर 4 वाला है तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, और 4 4 4 वाला 9, ये फैमिली आ जाएगा, है ना। एक्स 5 वाला है तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। एक्स 6 वाला है तो ये लीजिए ये आ जाएगा, और तो कोई नहीं है, एक ही है। नहीं।
तो एक फैमिली आ जाएगा। इस तरह से हम लोग F8 को सिलेक्ट करेंगे 6 मेंबर वाले में। अब यहां पर बात आती है प्रोबेबिलिटी की। सिंस वी हैव एड्यूम्ड कि इक्वली लाइकली है, तो फैमिली सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कोई भी एक फैमिली सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/10 होगी, क्योंकि इक्वली लाइकली है, किसी को भी ले सकते हैं। समझ रहे हैं बच्चे? हाँ जी। Since we had assumed that each family is equally likely to be selected, तो probability of selecting a family F4 या जो भी कोई भी फैमिली लेंगे उसकी probability हमेशा 1/10 ही आएगी। Thus the probability that x can take value 2 is 1/10। तो वैल्यू 2 वाले की फैमिली 4 सेलेक्ट किए हैं, तो इसका 1/10 आया। क्या आपको लगता है कि 2 इज 1/10? सो आप इसको लिख कैसे सकते हैं? P प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 मेंबर वाले फैमिली की प्रोबेबिलिटी 1/10 है। ठीक है, फैमिली कौन सा सेलेक्ट हुआ है? 4 नंबर हाँ जी। और 2 नंबर। तो इस तरह से अगर मुझ ऑल्सो द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ द फैमिलीज इज सिलेक्टेड इज F1 F3 F7। देखिए इनमें सब में वैल्यू सेम चल रहा है। F1 में भी 3 है, F3 में भी 3 है, F7 में भी 3 है। तो x 3 वाले का जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3, जिसमें 3 मेंबर है। कितनी फैमिलीज हैं? 3 फैमिलीज हैं आउट ऑफ 10। सो यहाँ प्रोबेबिलिटी 3/10 आ जाएगा। सही है बच्चे? हाँ जी। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 वाले कितने फैमिली हैं? चूज करिए इसमें से। 1, 2, 3। क्या आपको 3/10 ये भी नहीं दिख रहा है? ये भी 3/10। 4 वाला हो गया 3/10। 5 वाला देखिए। वो दो ही होंगे। 5 वाले हमको 2 ही दिख रहे हैं, या एक, हाँ 2 दिख रहे हैं, तो 2/10 लिख दो। और प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 6 वाला एक ही है शायद, तो 1/10 हाँ आ जी। जाएगा। F8 वाली फैमिली है जिसमें एक ही 6 मेंबर्स हैं, तो 1/10 आ जाएगा। इस तरह से मैं x की वैल्यू टेबल में लिख दूंगा और उसके नीचे उसकी प्रोबेबिलिटी लिख लूंगा, तो ये टेबल एक जनरेट हो जाएगा। अब मैं जरा अगले पेज पे आपको टेबल जनरेट करके दिखाता हूं कि अगर आप x लेते हैं यहाँ और प्रोबेबिलिटी x लेते हैं यहाँ, आपने क्या क्या बनाया? यहाँ वैल्यूज लिया, x1 लेते हैं, x2 लेते हैं, x3 लेते हैं, से लेकर के xn तक लीजिए। और प्रोबेबिलिटी जो बन रहा है वो मान लीजिए इसका P1 आ रहा है, इसका P2 आ रहा है, इसका P3 आ रहा है और इसे Pn तक आ रहा है। अब हमारा जो सवाल था मैं उसको लिखना चाहता हूं, तो कैसे लिखूंगा बच्चे? x के लिए आप क्या सब वैल्यू दे रहे थे? कहां से शुरू किए थे x के लिए वैल्यू? ये एक्स के लिए, हाँ, टू से। 2 से शुरू किए थे और कहां तक गए थे? हे 2 किए, 3 किए, 4 किए और 5 किए और 6 किए, यही ना? तो यहां मैं लिखूंगा 2, लगा हुआ। 3, 4, 5 और 6 की। और प्रोबेबिलिटी उनकी क्या लिखा हूं? 2 वाले की प्रोबेबिलिटी हमने और लिखा, फाइव। 2 वाला कहाँ गया? 1/10 ऐसे लिखे। 3 वाले का क्या लिखे थे? जरा लिखवा दीजिएगा आप मुझको। 3/10। 3/10 लिखवा दीजिएगा। 3/10। 4 वाले का 3/10। 3/10। 5 वाले टू का बाय टेन और 2/10। 1/10। 1/10। ये हमने x की रैंडम वैल्यू दी थी और उनकी प्रोबेबिलिटी दी थी। अब जो आगे ये पढ़ाना चाहेगा वो क्या कहेगा कि प्रोबेबिलिटी तो हमेशा एक से ज्यादा होता है ना? हाँ पी जी। आई जो है या तो 1 हो सकता है, कभी कभी 0 भी हो सकता है, और कभी कभी वो एक से बड़ा भी हो सकता है। सो पी आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0
और सिग्मा पी आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 1 2 3 4 5 एन तक ले लिए। और इस तरह से हम लोग अगर इनका प्रोडक्ट करके देखेंगे कभी, तो ये बोल रहा है शॉर्ट में नट सेल में मुझको कि एक्स आई इज वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, जो मैं ऊपर लिखा हूं उसको आप एक्स आई समझिए। और पी आई जो है उनकी प्रोबेबिलिटी है, पी एक्स इक्वल टू एक्स आई विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो आपको लिखना है और उसके बाद एक टेबल क्रिएट कर लेना। ऑल्सो फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स, all elements of the sample space are covered, hence the sum of all the probability in the probability distribution must be 1। ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर। क्योंकि देख लीजिए 3 एक 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 बाई 10 क्या आया? हमेशा जो है इसका सम 1 के इक्वल आएगा। अब एक सम पे जाते हैं, गेम तो समझ में आ ही गया आपको। और इस तरह से टेबल बनाने के लिए होगा, फिर हो सकता है मीन वेरिएंस की बात इसने की हो, जो मैं थोड़ा सा अभी आपको समझा देता हूं। पहले एक बढ़िया सा सवाल लेते हैं, एग्जाम्पल 24। यहां पर कार्ड का गेम शुरू हुआ है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड 52 में से ही खींच रहा होगा सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट के साथ कर रहा है तो कोई घटेगा नहीं कभी भी प्रोबेबिलिटी। फ्रॉम वेल सफल वही है अपना। और डे का 52, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एक्का, ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है। तो अगर आप पी एक्स की वैल्यू 0 लेते हैं, एक्स डिनोट कर लीजिए एक्का को, लेट एक्स डिनोट्स दी नंबर ऑफ एसेस जो आप ड्रॉ करते हैं। एक्स वैल्यू दे दिया आपने, तो एक्स की वैल्यू बच्चे को पता है कि 0 एक्का हो सकता है, 1 एक्का हो सकता है, 2 एक्का हो सकता है, 3 एक्का हो सकता है, और एक्स हो कितना सकता है? 4 एक्का से तो ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि एक्का होते ही हैं 4। एक स्पेड का एक्का, एक वो डायमंड का एक्का, एक हार्ट का एक्का, है ना? हम्म। और ये हार्ट वाला उल्टा बना दिया, जैसे भी होता है आप बनाइएगा, है ना? और एक एक्का किसका? चिड़ी वाला। ये 4 ही होते हैं। तो मैं 0 एक्का ले सकता हूँ, 1 एक्का ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ। जब मैं दोनों नॉन एक्का ले रहा हूं, मतलब 0 मीन्स यू आर टेकिंग बोथ द नॉन एसेस, तो इसमें प्रोबेबिलिटी किसका निकल रहा है? पहले ड्रॉ में भी नॉन एक्का, एंड दूसरे ड्रॉ में भी। ध्यान दीजिए बात को, यही सब पूछेगा पेपर में जो अभी कर रहा हूं। 0 एक्का मतलब कोई एक्का नहीं, यहां भी नॉन एक्का, यहां भी 2 बार ड्रॉ कर रहा हूं तो दोनों में नॉन एक्का। नॉन एक्के की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्योंकि 52 कार्ड है, उसमें से 4 जो है एक्का है, 48 होगा टोटल नॉन एक्का, और 48 बाई 52 होगी प्रोबेबिलिटी नॉन एक्के की। तो क्या लिखिएगा? 4 से 12 और 4 से 13, 12/13। दोनों बार क्या आएगा? x इक्वल टू 0 में 12/13 पहले ड्रॉ में भी, और 12/13 दूसरे ड्रॉ में भी। क्या ठीक कर रहा हूं? हाँ जी। अब ये घटा क्यों नहीं? क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट है, इसीलिए आंसर क्या आ गया? x 144/169। क्लियर है? हाँ जी। 1 एक्का, तो अब आप ड्रॉ करेंगे, एक एक्का होना चाहिए और एक नॉन। पहले ड्रॉ पे एक्का आ जाए, दूसरे ड्रॉ पे नॉन एक्का आ जाए। लेकिन उल्टा भी हो सकता है, देख लीजिए यहाँ पे 2 प्रोबेबिलिटी है, या पहले ड्रॉ पे नॉन एक्का आ जाए, एंड दूसरे ड्रॉ पे एक्का आ जाए। ये बीच से मिटा दूं मैं थोड़ा, ये एक्का और एक्स इक्वल टू 0 वगैरह, ये तो समझ में आ यस ही सर। गया हमने किसको माना है वो। अब देखिए यहाँ हमने चांसेस लिया है। क्यों चांसेस लिया है बच्चे?
एक्का भी हो सकता है, नॉन एक्का भी हो सकता है, या हो सकता है पहले ड्रॉ में नॉन एक्का, दूसरे में एक्का आ जाए। अब जरा चलिए क्या प्रोबेबिलिटी देंगे इसकी। एक्के की प्रोबेबिलिटी 4/52। सही है बच्चे। हम्म। नॉन एक्के की प्रोबेबिलिटी 48/52, जो आपने देखा हमने काट दिया है, प्लस यहां दो प्रोबेबिलिटी है, नॉन एक्का और एक्का। नॉन एक्के की प्रोबेबिलिटी फिर 48/52 और एक्के की 13/52। सो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/13 इंटू 12/13, इसी को ट्वाइस कर दूं क्योंकि दोनों तो सेम ही है। 12 2 जा 24/169। बताओ बच्चे, समझ में आया। यस सर। और अब नेक्स्ट केस में कहता है दोनों के दोनों एक के। मेरे ख्याल से ये मुझे आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 2 1 का ड्रॉ हो गया तो 4 1 का क्या करूंगा। हम्म। ये 4 नहीं लेना चाहिए। चांसेस हैं 4 1 का आने की, लेकिन हमें तो यहीं पर 2 ही 1 का ड्रॉ करके खत्म करना था। तो यहाँ हो गया 1 का इस पे भी और 1 का इस पे भी, दोनों ड्रॉ पे 1 का आ गया। तो 1 की प्रोबेबिलिटी 1/13, क्योंकि 4/52 1/13 होता है, और ये भी 1/13, तो आपका 1/169 आ गया। अब अगर आप टेबल का फॉर्म देते हैं जैसा मैंने उसमें बनाया था, टेबल में सबसे पहले लिखा जाएगा x मतलब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू। उस x में आपने 0 1 का लिया है, 1 1 का लिया है और 2 1 का लिया है, यही लिया है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लिखी जाती है, इसकी आई है प्रोबेबिलिटी 144/169। हाँ जी। इसका आया है 24 बाई 24। 169 और इसका आ गया है 1/169। अब यहाँ पर पी आई इंटू एक्स आई करके भी एक चीज है जो मीन और वेरिएंस देता है। अभी हम डिस्कस करते हैं उस चीज को। बहुत हद तक ये चीज समझ में आया आपको, ताश का पत्ता वाला खेल। हाँ क्या जी सर। क्या खुल रहा है, क्या खुल रहा है भाई, तुमको किसने खोला, ऑटो बंद हो जाओ। हाँ, अब चलते हैं एक और सवाल इस टाइप का एग्जाम्पल के अंदर करने के लिए। 25 नंबर पढ़िएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नम। अभी हम लोग जो टेबल बनाते हैं वो खाली डिस्ट्रीब्यूशन बनाकर छोड़ रहे हैं, आगे भी सम्स होते हैं इसके ऊपर, जो मैं अभी आगे होता है मीन निकालो वेरिएंस निकालो, जो हम अभी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हम टेबल बनाकर छोड़ देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बनाकर छोड़ देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रोज ऑफ अ डाई। नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रोज ऑफ अ डाई। अब देखिए, डबलेट का मतलब पेयर ऑफ डाई फेंक रहे हैं आप। पेयर ऑफ डाई में डबलेट का खेल क्या है, 1 1 हो गया होगा। डबलेट्स आर आइदर 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, दोनों पर 3 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, ये डबलेट्स होते हैं। 5 5 आ जाए, 6 6 पे फिनिश हो जाएगा। ये डबलेट्स का खेल है। आप देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है डबलेट की। नहीं। 6/36, 6/36, जिसे आप 1/6 करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डबलेट क्या होगा, 5/6। बोलिए। हाँ जी। ये होगा 5/6 है। ये क्या अपडेट्स लेता रहता है, 5/6 ये हो गया नॉन डबलेट। तो अब हमने डबलेट्स की लिख दी, नॉन डबलेट की। अब ये देखिए कि x क्या क्या वैल्यू ले सकता है। क्लियरली x कैन टेक वैल्यू 0 1 2 3। ये कैसे पता चला कि 0 वैल्यू लेगा। इसमें 0 डबलेट भी आ सकते हैं,
एक डबलेट भी आ सकता है, दो डबलेट्स भी आ सकते हैं, तीन डबलेट्स मैक्सिमम आ सकते हैं, क्योंकि तीन ही थ्रो आप करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो है हमने दोनों का निकाल लिया। अगर हमको x जीरो वाला निकालना है तो इसमें आपने तीन थ्रो किया है। सोच के देखिए, तीन थ्रो मतलब कई सारी प्रोबेबिलिटी है, जीरो डबलेट्स। इसका मतलब सब तीनों बार में नॉन डबलेट ही आ गया हो। इफ हाँ यू जी। से जीरो डबलेट मीन्स इन ऑल द केसेस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डबलेट तीनों ड्रॉ पे आ गया होगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डबलेट कितना होता है, मैंने लिखा है 5/6, लेकिन ये कितनी बार आया होगा, तीन बार। Probability of non-doublet, non-doublet, non-doublet. So that is 5/6 into 5/6 into 5/6. How much you are getting? 125 by 216. सही है। हाँ जी। Probability of x equal to 1 करिए तो 1 में क्या होगा कि एक डबलेट, दो नॉन डबलेट, वन डबलेट ऐसे d लिख देता हूं एंड टू नॉन डबलेट लिख देता हूं एंड प्लस क्या हुआ होगा, टू नॉन डबलेट्स। ऐसे कितनी बार, तीन तो बार। वो तो हाँ 3 बार है तो वो। एक डबलेट और दो नॉन डबलेट तीन बार आया। एक डबलेट मतलब 5/6, 1/6। ये कितनी बार लिख दूं, तीन बार लिख देता हूं, 1/6 5/6। अब नॉन हाँ जी। डबलेट 5/6 5/6 5/6 है। और इंटू वन वन बाई बाय सिक्स सिक्स इंटू 1/6 5/6 5/6 इंटू 1/6, और ऐसे ऐसे जितने चांसेज हैं वो आप लिख दीजिए। मतलब 5/6 5/6 1/6। हम चाहते तो एक ही को ट्रिपल भी कर सकते थे। 1/6 यहाँ पर हमने एक चीज छोड़ दी है, 1/6 और एक 5/6 और है ना। अब आंसर कितना बन गया, ये 75/216 बन रहा है ये। हाँ बन रहा है। 25/216, ये भी 25/216, ये भी 25/216, कितना बन गया बच्चे, 25 3 जा 75/216 ये बना। अगर आप एक लेते हैं तो ये भी खत्म हो गया। अब दो लेंगे तो देखिए क्या बनेगा। दो मतलब दो डबलेट्स एंड एक नॉन डबलेट। प्रोबेबिलिटी ऑफ दो डबलेट्स एंड वन नॉन डबलेट। ये कब हो रहा है, जब पी एक्स इक्वल टू आप 2 ले रहे हैं। दो डबलेट की प्रोबेबिलिटी कितना डालूं बच्चे, 1/6 1/6 दो बार, फिर 5/6 और फिर 5/6। और इसको कितनी बार लिखना होगा, 3 बार। मल्टीप्लाई कर देता हूं तीन से। हम्म। तो 3×5 = 15/216 आ गया। ठीक चला। हाँ जी। और एक लास्ट बचा जिसमें कि आप तीनों के तीनों सेम चीज ले रहे हैं, तीनों के तीनों डबलेट ही रहे हैं। तो 1/6 1/6 और 1/6, 1/216। ये जो कुछ भी आया उसको आप फिर वही टेबल बना लेंगे, वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल एक बनेगा। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जैसे मीन वगैरह होता था, इसमें x इसमें पी एक्स लिख के, x की वैल्यू 0 दिया, 1 दिया, 2 दिया। हमारा ये पेंसिल पता नहीं इलेक्ट्रीफाई हो गया ज्यादा। अब इसका आंसर दे देता हूं 125/216। कुछ और ही चक्कर है अपडेट के चक्कर में ये। 216 दूसरा 75/216, और ये 15/216 बताते जाइए, और ये 1/216। एकदम से सही रहा। हम्म।
अब इन्होंने ये किया हुआ है वेरिफिकेशन की जो प्रोबेबिलिटी का सम है, जैसे मैं पिछली बार 1 चेक किया था, जरा देखिए करके क्या आता है। इसको ऐसे डिनोट कर दीजिए, आई की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक जाएगा, 1 2 3 4 तक जाएगा। तो आप देखिए 125 216 तो सबका एलसीएम हो गया। हम समेशन कर रहे हैं इनका प्रोबेबिलिटी का, ये चेक करने के लिए कि 1 आता है कि नहीं आता है। 125 अब प्लस 75 अब प्लस 15 अब प्लस 1, देखिए 200 हुआ और ये 16 हुआ। क्या मिला आपको? तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी होता है सिग्मा पी आई, वो हमेशा 1 होता है। अब एक फंक्शन से रिलेटेड सवाल, और ये बोर्ड में ज्यादातर आया है। रैंडम रैंडम तो हम सोचे थे काट दिया था, लेकिन बहुत बढ़िया सवाल आ रहा है आपके पास। वो जो फंक्शन है उसको इन्होंने बड़ा बढ़िया से डिनोट किया है, वो जो हम लोग पहले करते थे। एग्जाम्पल 26, जरा देखिए क्या कह रहा है। x डिनोट द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी ड्यूरिंग ए रैंडमली सेलेक्टेड स्कूल डे। नंबर ऑफ स्टडी आवर्स ऑन अ स्कूल डे। अब ये चीज है कि आप कितना घंटा किसी स्कूल दिन में पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट x कैन टेक द वैल्यू x हैज द फॉलोइंग फॉर्म। अब इस बार भाई 1 घंटा कोई पढ़ता होगा, कोई 0 घंटा पढ़ता होगा, और कोई 24 के 24 घंटा तो पढ़ता नहीं होगा। उन्होंने एक चीज दे दी है हमको, जैसे हम लोग फंक्शन लिखते थे उसमें एक्सप्रेस किया है। x इज द नंबर ऑफ आवर्स से किया है, इज इक्वल टू, आप याद करिए ये जो कंटिन्यूटी करते थे उसमें 0.1, 0.1 if x is 0, kx if x is 1 और 2। अगर आप 1 घंटा पढ़ लें, 2 घंटा पढ़ लें, उसकी प्रोबेबिलिटी ये, नहीं पढ़ें उसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 आ रहा है। और k ब्रैकेट 5 माइनस एक्स, ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है। इफ x इक्वल टू 3 घंटा पढ़ लें या 4 घंटा पढ़ लें, और लास्ट में कहता है कि 0 अदरवाइज। आपने मतलब 4 घंटा से ज्यादा कभी पढ़ा ही नहीं, मतलब 4 घंटा। अगर आप 0 घंटा पढ़ते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 आ रहा है। 1 या 2 घंटा पढ़ते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी के एक्स आ रहा है। अगर 3 या 4 घंटा आप पढ़ते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी इस फंक्शन से दिया जा रहा है, ये के है बच्चे। और अगर आप अदरवाइज 4 से ज्यादा तो किसी दिन आप पढ़ते ही नहीं है। सही है। अब हाँ जरा जी। डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, और मुझे कह रहा है कि अब आप इस टेबल से के की वैल्यू बताइए। क्वेश्चन बोर्ड में आया है, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर्स, वो बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल मैं टेबल बना लेता हूँ, रैंडम वेरिएबल का जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो बना लेता हूँ। आपके पास x की जो वैल्यूज है वो 0 से लेके आगे तक जा रहा है। x की वैल्यू आपने 0 घंटा पढ़ा है, कभी कभी 1 घंटा पढ़ा है, कभी 2 घंटा पढ़ा है, कभी 3 घंटा पढ़ा है, कभी 4 भी घंटा पढ़ा है। यहां तक ही रहता हूं, क्योंकि बाकी में तो अदरवाइज कर दिया है, 0 तो उसको लेने की जरूरत ही नहीं। अगर आप 0 घंटा पढ़ते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है बच्चे, 0.1। सही है। ये हमने हाँ स्किप क्यों जी। कर दिया? चलिए, ये नहीं है। 1 वाले में के है, 2 वाले में 1 वाले में के क्यों हुआ, क्योंकि 1 इंटू के, देख रहे हैं। 2 वाले में 2 इंटू के। सही है। हाँ जी। 3 वाले में के इंटू 5 माइनस 3, 2 के। देख लीजिए कैसे निकाल रहा हूं, x की वैल्यू 3 डाल रहा हूं तो 5 में से 3 के 2, 2 के। और यहां x की वैल्यू 4 डाल रहा हूं तो 5 में से 4 गया 1, 1 इंटू के। क्लियर है। अब आपने पढ़ा क्या
कि प्रोबेबिलिटी जो पी आई का होता है वो हमेशा 1 होता है, इज ऑलवेज 1, यही पढ़ा। तो देखिए दिस इंप्लाइज दैट 0.1 प्लस के प्लस 2 के और 1 के सबको जोड़ दूं, 2 2 4 2 6 के इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। 6 के इक्वल टू 1 माइनस 0.1, 6 के पॉइंट इक्वल टू नाइन 0.9, के इक्वल टू 0.9/6, मतलब कि 9/60 कर सकता हूं। 3/20 के की वैल्यू आनी चाहिए, और 3/20 मतलब पॉइंट में अगर लेंगे तो 0.3 2 से करिए, तो कितने जा जाएगा, पॉइंट कितना, 55। हाँ जी। जरा एक बार चेक कर लें इसको सही है कि नहीं। नहीं नहीं, मैंने तो लिखा है, हाँ 0.5 लास्ट, एट मोस्ट 2 का तो वही आया। वो सब बाद में निकाला है, ये तो आ गया के इक्वल टू 0.15 आ गया, अच्छा के मैं आगे इक्वल टू चलू। 0.15 आ गया। जब के निकल जाता तो इन सबों में टेबल में के हाँ की वैल्यू हाँ डाला हाँ, डाला होगा, वही वही, वो आ गया, समझ गया, वो तो मैंने ठीक है ना। कर लिया, बस आगे कर। तो स्टडी एट मोस्ट 2 आवर्स, अब इसमें चल रहा है कि जो क्वेश्चन दिया है यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर्स, उसका निकालिए, 2 या 2 से ज्यादा, एग्जैक्टली 2 आवर्स, और एट मोस्ट 2 आवर्स, तीन मैंने केसेस एट हैं। मोस्ट 2 आवर्स कर लिया ना, फिर तभी मेरा 0.5 0.5 वैल्यू ये तो है। सारे के की वैल्यू निकालने के बाद ही निकलेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ये आपका सारा खेल यहाँ पर खत्म हुआ, लेकिन ये जो अभी लास्ट में किया हूं सवाल, ये आपको पूछता है, पेपर में आया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट केस पर। मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, अब यहां पर है मीन और वेरिएंस निकालना, स्टैट्स का सारा खेल है। मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, जहां तक किए थे उसी से आगे चलूंगा। In many problem, it is desirable to describe some feature of the random variable. Mean of a single number can be computed from its probability distribution, और वो कह रहा है कि in this section हम लोग उसको एवरेज या मीन वैल्यू निकालेंगे कैसे, उसको समझाया। तो ये सबसे पहले क्या करेगा कि सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई कर लेगा, देख लीजिए जैसा हम करते थे पहले मीन निकालने के लिए, याद है कुछ। अगर ग्रुप डेटा होता था और फ्रीक्वेंसी दिया होता तो एफ आई इंटू एक्स आई नहीं करते थे 10th में। हाँ जी। अब ये वेटेड मीन कहलाता है, एक्स डिनोट द म्यू, और इसको डिनोट करते हैं इससे, म्यू से। ये म्यू है, इससे डिनोट करते हैं, ग्रीक लेटर म्यू है, इसको मीन बोलते हैं। और एक्चुअल में जो हमारा म्यू निकलता है वो समेशन करके निकलता है, जो आप देख रहे हैं सबको सम किया है, सिग्मा पी आई एक्स आई, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करके n तक गया। मतलब आप कह सकते हैं कि x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3, चलते चलते कहां तक, xn pn तक चले जाइए, ये जो समीशन है वो निकल जाएगा, और इसको हम लोग म्यू से नोट कर देंगे। अब ये सवाल बहुत मुश्किल नहीं है, हम इसको आपको करके दिखाते हैं, जो जो हम किए हैं उसी सम पर बेस्ड है। ये कहता है कि लेट ए पेयर ऑफ डाई बी थ्रोन, फिर से वही काम, एक डाई छोड़ते छोड़ते हैं, फेंकते हैं, अन रैंडम वेरिएबल x इज द सम ऑफ द नंबर्स दैट अपीयर ऑन द टू डाई। x माना है रैंडम वेरिएबल में सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ द नंबर्स दैट अपीयर ऑन द
टू डाइस, जो कि शुरुआत में भी डिस्कस कर रहा था। इनका सम की बात इस बार कर रहा है। फाइंड द मीन ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक मीन का फाइंडिंग करना है। क्या हो सकता है मीन? आप एक बात देखें कि सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट अगर हम करेंगे तो 36 एलिमेंट होंगे, क्योंकि आपने पेयर ऑफ डाई को किया है। तो NS जो होगा वो 36 आएगा, नंबर उनका। ठीक है। और हाँ जी। मिनिमम x जो है वो 2 से शुरू होगा और जाएगा कहां तक पता है? मैक्सिमम 12 तक जाएगा। हाँ जी। 6 6 दोनों पे आ जाए तो 12 हो जाएगा, और एक दोनों पे आ जाए एक एक तो 2 हो जाएगा। तो मिनिमम 2 होगा और मैक्सिमम ये 12 तक जाएगा। तो अब हमारा काम होगा कि जब 2 है तो क्या होगा, x इक्वल टू 2 है तो क्या होगा, p x इक्वल टू 3 है तो कितने केसे जाएंगे, p x इक्वल टू 4 है सम तो कितनी, 1 2 2 3 4 5 जो है सम है। p x इक्वल टू 5 है तो कितने प्रोबेबिलिटी आएगी, p x इक्वल टू 6 है तो कितना आएगा, और पी एक्स इक्वल टू 7 है तो क्या आएगा। और अब आपको इसमें ढूंढ ढूंढ के निकालना है कि 7 कब कब होता है, 6 कब कब होता है। 7 है तो क्या होगा, और इसी तरह यहाँ पे बंद नहीं करना है। तब क्या होगा, पी एक्स इक्वल टू 8 सम है तो क्या होगा, x इक्वल टू 9 है तो कितने केसेज होंगे। और ये हमको खुद सोचना है कि कहाँ तक जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम ये 12 तक ही हो सकता है, 6 और 6 मैक्सिमम है। तो अब हमने जो बनाया है वो आपको पता होगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 से शुरू किया होगा। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ये लिखना जरूरी है क्योंकि ऐसे मुझे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 5 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6, और ये आ गया 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब दो सम होने वाले सिर्फ एक जगह दिख रहे हैं बाबू, तो क्या आ जाएगा, 1/36। हाँ जी। तीन सम होने वाले यहां दिख रहे हैं, यहां दिख रहे हैं, और तो कोई नहीं, 2/36। चार सम वाले एक दिखा, दो दिखा, तीन दिखा, और तो कुछ नहीं, 3/36। पांच सम हम्म। वाले एक दिखा, दो दिखा, तीन दिखा, चार दिखा, 4/36। और ही हुआ। मतलब ये बनाना बहुत जरूरी है इसमें, नहीं ठीक तो आपको होगा फिर वैसे। मुश्किल होगा। 6 वाले में कहाँ कहाँ एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, चार हुआ, पांच हुआ, पांच ही हुआ ना, हम्म। 5/36। और 7 वाले में एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, 6/36। 8 वाले में देखिएगा, एक, दो, तीन, चार, 5/36 फिर से। 9 वाले में 4 5 5 4 6 3 3 6, 4/36। 10 वाले में 5 5 ही खाली आ रहा है ना, कि 6 4 भी आएगा, 6 10 4 में 4 और 3 होगा ना। थ्री बाई 10 थर्टी 9 और 10 में। 10 में तो सिर्फ 4 6 5 5 6 4 आता है। हाँ, और इसमें 11 में 6 5 5 6, 2 दो बाय। बाई 2/36। और इसमें हम्म। 1/36, 6 6 खाली आएगा। ये हमने प्रोबेबिलिटी लिख के दे दी उसको। अब वो मुझे कहता है मीन निकाल के दीजिए, तो मैं सारा कुछ खेल खेलूंगा इस तरह से। अब इन सब चीजों को कहीं ना कहीं एक डब्बी में कॉपी मारता हूँ, ये देखिए कैसे करता हूँ। ये मीन चाह रहा था ना हमसे, ये सब मिटा के एक ऐसा डब्बी बनाता हूँ।
है लंबा चौड़ा खेल, तो लंबा बना देता हूँ इसको, क्योंकि इसमें काफी सम्स, एक्स की वैल्यू बहुत सारा आ रहा है। यहाँ आप एक्स ले रहे हैं और यहाँ आप पी एक्स ले रहे हैं। पी एक्स को पी आई भी कहते हैं और इसको एक्स आई भी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी को एक्स हटा के पी आई कह सकते हैं। आपने देखा 2 लिया, 3 लिया एक्स, 4 लिया एक्स, 5 लिया एक्स, 6 लिया, 7 लिया सम, 8 लिया सम, 9 लिया, 10 लिया सम, 11 भी लिया सम और 12 भी लिया। ये 1/36 आया, ये 2/36 आया, ये 3/36 आया, 9 वाले में 4/36 आया हुआ है, ये 5/36 आ रहा है, 6/36 आ रहा है। अब फिर घटने लग गया, 5/36 आ गया, 4/36 आ गया, 3/36 आ गया, 2/36 आ गया और 1/36 आ गया। आपको करना क्या है, सिग्मा एक्स आई पी आई करना है। तो जो आप टेबल जनरेट करेंगे ऐसे हॉरिजॉन्टल तो ठीक बात नहीं है। आप करेंगे क्या, मीन इक्वल टू म्यू इक्वल टू सिग्मा एक्स आई पी आई, आई की वैल्यू जैसे मैं लिख रहा हूं सिंबॉलिकली ऐसे पूरा लिखिएगा, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, कितना बना बच्चे, पी आई इंटू एक्स आई, 2/36। और इसका तो समेशन कर रहे हैं तो प्लस का साइन डालना पड़ेगा, 6/36, 12/36, 20/36। ये वर्टिकली लिख लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हम हॉरिजॉन्टली लिख रहे हैं, 30/36 और 7 छक्के 42/36, 8 40/36, 36/36, 30/36, 22/36 एंड 12/36। अब अगर 36 एलसीएम ले लूं तो 12, 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 2 14, 6 20, 2 22, 3 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, 4 15, 4 19, 3 22, 2 24, 25, 25 2। कैसी रही, एक सेकंड। कैसी रही, ठीक रहा। और ये टेबल बना के करना वर्टिकल करके तो ठीक रहेगा। ये गया बेचारा 7 से, मीन आ 7। गया 7। सो मीन इस पूरी डेटा का, मतलब जब मैं रैंडम वेरिएबल क्रिएट किया, टेबल बनाया, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आ गया 7। मीन तो निकाल दिया, उसके बाद हो सकता है आगे वेरिएंस निकालने के लिए कहे और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालने के लिए कहे और आगे तो बहुत कुछ कहे। क्या ख्याल है, तो वो भी बहुत, है। हाँ है ना, आगे देखिए ना, आगे तो ग्राफ व्राफ सब बना रहा है। एक वेरिएंस जरूर पढ़िएगा, मीन के साथ वेरिएंस पढ़ना जरूरी होता है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का भी पूछ लेगा इसी में। है कुछ नहीं, बस देखो एक्सरसाइज शुरू हो गया इसके बाद 13.4, बस वेरिएंस तक ही निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी है ना। ये सिग्मा का शब्द यूज कर रहा है तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन भी है। तो मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 3 चीजें हैं जिनको आप, ये सवाल बड़े प्यार से निकल जाएगा आपसे। मुझे लगता है बर्नौली पे आप रुक जाएंगे, मन करे तो बर्नौली भी मैं करा सकता हूं, लेकिन बाइनोमियल पे बेस्ड है ये, इसीलिए बाइनोमियल थ्योरम तो 11th में आपको पढ़ाया नहीं, इसलिए इन्होंने बर्नौली ट्रायल्स को छोड़ दिया है। मुझको कोई दिक्कत नहीं है, जो सिलेबस में होगा सब कुछ पढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं तो बहुत ही पुराना मास्टर हूं, मुझे सब कुछ याद है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बीच में भूल गया हूं। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे सिलेबस काटते जा रहे हैं और मास्टर भूल जाता है, यही प्रॉब्लम होती है और फिर उसको पढ़ना पड़ जाता है। तो ये आपने कहां तक पढ़ लिया, मीन तक पढ़ लिया। अब क्या हाँ। बच गया इसमें, इसी टेबल में बच गया वेरिएंस
और एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस को इस सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, इस वेरिएंस का अगर आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है, आगे का बात बता देता हूं, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल जाएगा। और ये है हमारा वेरिएंस का सिंबल सिग्मा। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए रूट ओवर सिग्मा कर दीजिए। करिएगा इसको, जो भी कर सकते हैं, फिर हमसे बात करिएगा अगले क्लास में। कल है करना ना आपको क्लास फिर तो? कल सर, कल भी आप सुबह कर लें क्योंकि अब मेरी क्लासेस नहीं होती है। अच्छा, तो वही है कि एक डेमो वाला जो रहता है ना, वो कभी कभी वो टकरा जाता है, तो 10 बजे ही फिक्स कर लेते हैं, वो देखते हैं अगर बीमार हाँ उमार पड़ ठीक गया है तो। सर, 10 बजे ठीक है। 10 बजे कर लेते हैं, फिर कल आपको ये 10 बजे करा देंगे हम, जो बचा हुआ है इसको देखिएगा एक बार, नहीं हो तो एग्जाम्पल पूरा चट कर जाइएगा, इसमें कुछ था नहीं, लेकिन ये मैं बता दूं, ठीक है। बच्चों का खेल था ये। और ये लास्ट वाला सम जो अभी किया हूँ ये इंपॉर्टेंट था, और वो के वाला जो है फंक्शन वाला, एटलीस्ट एटमोस्ट वाला 26, वो हम्म, पेपर में पूछा हुआ है बोर्ड में। ठीक है सर। ओके चाइल्ड, सी यू, थैंक यू। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर। कल 10 बजे ही रखते हैं फिर, ठीक है ना? ठीक है सर। और अगर हो गया तो मैं बता दूंगा आपको, 9 बजे अगर फ्री रहा तो 9 बजे कर लेंगे, ओके सर। ये बता देना। थैंक यू।